आमिर साहब, 9 जमातें मुत्तफिक हैं इस्तीफों पर। पीपल्स पार्टी क्यों बैकआउट कर रही है? क्या उनको डर है कि क्या पता सिंध भी हाथ से चला जाए? वैसे इससे बड़ा लतीफ़ा नहीं हो सकता जो मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा कि 9 जमातें जो हैं वो एक तरफ हैं और एक जमात एक तरफ है। जाहिर है उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया। वो जो एक जमात है वो पीपल्स पार्टी है। बेसिकली तो 2 जमातें थी, एक नून लीग थी और एक पीपल्स पार्टी थी। अब जो है अददी लिहाज से जो है ख़ास तौर पे सेनेट के अंदर जिस तरह साबित हुआ है कि उनके 20 हैं, उनके 18 हैं, तो ज़्यादा बड़ी पीपल्स पार्टी है। सो आधी से भी ज़्यादा बड़ी जमात तो पीपल्स पार्टी है। तो ये कहेंगे पीडीएम आधी आधी हो गई, ये कहना कि जी कि सारी वगैरह वगैरह को मिला के जो है ना उन्होंने 9 जमातें बना दी हैं और जो है वो सबसे बड़ी जमात को या आधी जमात को जो है वो उन्होंने सिर्फ एक जमात बना दिया है। तो ये एक लतीफ़ा है। बेचारे तरस ही आ रहा था मौलाना फजलुर रहमान का। वो कुछ अर्सा पहले वो जो धरने दे रहे थे या जो उनकी गरज थी तकरीरों में, और क्या वसीला था कि है कोई जो मेरे सामने आए, एस्टेब्लिशमेंट को भी वार्निंग्स दे रहे थे, बाकी भी बड़ी आवाज़ में उठान थी। तो अभी बेचारे आज बड़े गमज़दा परेशान, सवालों के जवाब भी नहीं दिए, गुस्से पता नहीं चल रहा था कि गुस्सा करें कि गमी करें। फिर उसके अलावा जो तकरीर भी अपने उसमें की तो वो बिल्कुल ज़ाहिर है वो पहले खुद भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, ये झटका भी लग गया। तो ये अब लड़ाई जो थी कल तक तो ये बंद कमरे में हो रही थी, तो आज ये क्या कहते हैं उसे धड़न तख्ता बीच चौराहे में हो गया है कि चौराहे के बीच में जो है ना एक दूसरे को चाकू मारे जा रहे हैं। तो वो उसका जनाजा जो है ना पीडीएम का, हम तो डे 1 से कह रहे थे कि ये नॉन स्टार्टर है, अब वो फाइनली जनाजा निकल आया है। अब ये एक लाश है, उसको सारे ही ठुड्डे मारे हैं। तो वो उसमें अपने ये होना ही था क्योंकि ये मुतज़ाद कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट की पार्टीज थी, इनके सारों का एक नहीं था। और ये कोई बातिल और हक की उस तरह की जंग नहीं थी। ये नहीं था कि एक तरफ सारे सच्चे हैं दूसरी तरफ सारे झूठे हैं। यहाँ पे दोनों तरफ खराबियां भी थी, दोनों तरफ खूबियां भी थी। और ये इसको जो इन्होंने कोशिश की कि जी ये जुडिशरी की मूवमेंट की तरह ये कोई आज़ादी जमहूरियत या आज़ादी निज़ाम या जो भी कह लें, ये कुछ नहीं था। ये इसके अंदर ऑब्वियसली उनके अपने नवाज शरीफ साहब देखे ना, डे 1 से ये हैंडीकैप थी। जो मेन लीडर साहब है वो बाहर बैठे हुए हैं और जो मुकदमे हुए हैं, मुकदमे छुड़ाने की बात थी, अपने आप को एक किस्म का ऑफेंसिव डिफेंस था ये कि अपने आप को बचाने के लिए ऑफेंसिव किया था। तो उसका ये नुकसान अब ये है कि जब आप इतना एंटे या टेम्पो ऊपर ले जाते हैं तो जब वो टूटता है तो फिर यह है कि गवर्नमेंट को जो अभी ये 6 महीने साल भी जो बाद अगर ये करते या वो तो वो रिलीफ मिल गया। अभी ये टाइम लगेगा और पता नहीं ये दोबारा इकट्ठे हो सकेंगे भी या नहीं। जिस किस्म की वो हुआ, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा या डिसक्रेडिट कह लें आसिफ ज़रदारी साहब का कि ये वो जो उनके स्टाइल की पॉलिटिक्स है ना कि ये जोड़ तोड़ की और वो जो दस्ताने पहन के चाकू मारने की, ये उनका फोटे है, ये उनका कमाल है कि उन्होंने 1 2 3 4 5 शिकार कर लिए। फॉर एग्जांपल एक शिकार तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को वो ऊपर चढ़ा के नीचे से सीढ़ी गिरी है, डुम करके गिरे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये हम पागल नहीं हैं कि अपनी गवर्नमेंट हाथ में गवर्नमेंट है वो छोड़ दें और आप बाहर बैठे रहे। तो आप लोग तो सारे जेल में हैं, तो आप चाहते हैं हम गवर्नमेंट भी छोड़े और हम जेल में भी चले। तो अगर आपने वो बिल्कुल सही कहा, मैं मेरे बड़े डिसएग्रीमेंट्स हैं आसिफ ज़रदारी साहब से, मगर ये कि जनाब आप बाहर बैठे रहे और बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं और यहाँ पे ये इनसे एक्सपेक्ट करना कि ये जेल में चलें, ये एक मैं समझता हूँ गैर मौजूद एक्सपेक्टेशन थी। दूसरा उन्होंने जो था ना ये बताया कि पॉलिटिक्स इज़ अ बिग बॉयज़ और बिग गर्ल्स बिजनेस। तो उन्होंने ये जो 2 बच्चे थे, खैर इतने बच्चे भी नहीं हैं, बिलावल और मरियम बीबी तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर उनके दे बिन कट टू साइज, उनको उन्होंने उनकी औकात में कर दिया है कि पहले तो अपने बेटे को ही बिलावल ने शुरू में देखे ना इतनी बड़े एक ब्लंडर हो गया था रेजिग्नेशन वाला, वो भी थोड़ी सी हाँ में हाँ मिला रहे थे
कवाली के अंदर ताली बजा रहे थे साथ में कि हाँ इस्तीफा मौजूद देंगे। वक्त पे इस्तीफा देंगे बला बला। असद ज़रदारी साहब सुनते रहे, उन्होंने कहा बेटा जाओ अगली इस गली में। जब वो आगे चला गया बेचारा, उसकी भी टांग खींच ली कि ये क्या इस्तीफे, किसने इस्तीफे, किस बात के। तो अब ये बहस चल रही है कि बिलावल साहब कह रहे थे कि जी ये न्यूक्लियर ऑप्शन थी, एटॉमिक ऑप्शन थी कि आखिर में अगर वो कुछ और ना चल सके। राय परवेज से पहले ये बिलावल साहब कह चुके थे कि ये न्यूक्लियर ऑप्शन है, कि कुछ नहीं होगा तो ये बम मारेंगे। तो अब जो है वो आज मौलाना कह रहे थे कि जनाब ये तो कभी बात नहीं हुई थी एटॉमिक की, न्यूक्लियर की। हमने तो कहा था कभी भी कि जब देखेंगे तो मौजूद होगा तो ये इस्तीफे दे देंगे। तो अब इस्तीफों में तो ये है कि अगर अब भी पीडीएम देती है, नून लीग देती है, तो नून लीग का राह साहब जो है ना वो बिल्कुल टूट जाएगा। पीडीएम तो टूट गई, ये मैं डे वन से मेरी ये प्रेडिक्शन थी। तो अभी नून लीग मजीद अगर अपने आप को तोड़वाना चाहती है तो गो हैड और इस्तीफे दे ले। बाकी बिलावल हैज़ बीन कट टू साइज, पता लग गया है कि जो ना ये मैंस जॉब है, ये बॉयज़ जॉब नहीं है। तो ये उनके वालिद साहब ने उनके साथ किया है। असद ज़रदारी साहब ने समझाया कि बच्चा बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। दूसरा उन्होंने मरियम बीबी को भी उनकी औकात में कर दिया है कि आपने देखे पहले उन्होंने बिलावल को हमजा के पास भेजा कि जाके वो जेल से बाहर आया है। तो ये खेल रहे हैं ना, दोनों को आपस में बराबर बराबर कर रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि मरियम की और बिलावल की दोस्ती हो गई है तो वो पार्टी के अंदर डिवीजन रख रहे हैं। पंजाब में आप देखें कि अगर नून लीग में दरार आती है, नून लीग कमज़ोर होती है, तो पीटीआई के तो अपना वोट बैंक है। वो वोट बैंक जो है ना, जो एंटी पीटीआई है, वो नून लीग को नहीं जाएगा तो फिर पीपल्स पार्टी को जाएगा। तो उन्होंने ये जो बैलेंसिंग एक्ट किया ना बिटवीन शहबाज शरीफ और मरियम बीबी को भी उन्होंने साबित किया है कि ये भी सियासी तौर पर इतनी मैच्योर नहीं है। ये बड़ी ज़्यादा इन्होंने उठान ले ली थी, बड़ा ज़्यादा कि इस्तीफे दे देंगे और घर भेज देंगे। तो अब जो है ना वो मरियम बीबी भी, वो भी बेचारी, कल उनकी आवाज़ में भी जान नहीं थी, उनका भी गर्ज जो है ना वो सारी गायब हो गई है। सो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल नीचे गिरा दिया, इन दोनों को बच्चों को औकात में कर दिया। फिर उन्होंने आप देखें ये पीछे करके एक जेस्चर भी दिया है। किसको दिया है जेस्चर? इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने एक जेस्चर दिया है कि देखें जनाब मैं ऑल द वे नहीं गया, मैंने जो है पीडीएम भी तड़वा दी है, मैंने जो है पीछे भी हट गया हूँ और लॉन्ग मार्च और सबसे फूक निकाली है। तो लिहाजा पहले ही उनको रायतें मिल रही थी, पहले ही मैं देखा था कि थोड़ी सी इंक्रेशन थी। उनकी जो गुजारिशें हैं कि जी सिंध में मुकदमे मूव किए जाएं, वो भी जो है थोड़ी सी पूरी हो रही थी। फिर लंबी डेट्स पड़ रही थी और जो है काफ़ी पहले ही स्लो डाउन हो गया हुआ था उनके खिलाफ मुकदमात में। तो आगे देखेंगे मजीद क्या क्विड प्रो को क्या मिलता है, पीपल्स पार्टी को इस फेवर का क्या फायदा मिलता है। लास्टली मुझे आपकी बात से लग रहा है कि जो पीपल्स पार्टी है उसका इंटरेस्ट था सेनेट इलेक्शन तक, वो उनको अपना मिल चुका है, अब वो तोड़ रहे हैं। मैं बिल्कुल ये भी आप कह सकती हैं कि सेनेट का इलेक्शन का उन्होंने पहले तो ये कहा ना इस्तीफे नहीं देंगे, जरा सेनेट का इलेक्शन हो दे। उसके बाद जो है सेनेट की तरफ आते हैं कि सेनेट में किसी के भी कोई गोल्स अचीव नहीं हुए। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ ये है कि 2 सीटें एक्स्ट्रा सिंध से निकाल ली, एक ताज हैदर की निकाल ली और एक उन्होंने एक्स्ट्रा सीट जो है ना वो जो है नेशनल असम्बली से यूसुफ रजा गिलानी की निकाली। तो ये गोल उन्होंने ज़रूर अचीव किया है कि उनकी जितनी बनती थी उससे 2 सीटें ज़्यादा निकाली। मगर अभी सेनेट पे आते हैं, लास्टली जो असद ज़रदारी साहब ने कमाल किया है ना वो ये है कि इसके बाद जब नून लीग डाउन जाएगी और अगर इस्तीफे में जाती है तो पंजाब में अपनी इनरोड्स बना ली हैं कि अगर लेट्स से कि रिजाइन करते हैं तो बाई इलेक्शन होंगे। मेरा नहीं ख्याल इतना प्रेशर बिल्ड कर पाएगी नून लीग कि बिल्कुल के ऑस हो जाए, असम्बलियाँ डिजॉल्व हो जाए। बाई इलेक्शन हो जाएगा तो वो बाई इलेक्शन में अगर वो नहीं लड़ेंगे, पीपल्स पार्टी लड़ेगी। पीपल्स पार्टी पहले ही वाइप आउट हो चुकी थी, तो अभी वो नून लीग के इस झटके के बाद थोड़ी सी उनको एक मौका मिला है। सो ये क्रेडिट असद ज़रदारी साहब का है। अब आ जाते हैं सेनेट पे। तो सेनेट पे जो है बुनियादी तो वो सारे मसले भी चल ही रहे हैं, मगर आज मेरा हाल उसका हम ये इसके वक्फे के बाद एतजाज अहसन साहब हैं, उसका लीगल लड़ाई है, उनसे लेंगे।
पर मैं फोकस करना चाह रहा था कि ये जो आज नेशनल लड़ाई चल रही है लेटर पे, के प्राइम मिनिस्टर ने लेटर दे दिया जो है कि जनाब ये इस्लाहात की जाएं इलेक्शंस की, तो उसके ऊपर ज़ाहिर है नून लीग की तरफ से बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया। शायद खाकान अब्बासी साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, और वो आजकल जनरली बहुत गुस्से में रहती हैं, समझ भी आती है, मगर ये माहौल नहीं रह गया कि इस तरह की कंस्ट्रक्टिव बात हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा लड़ाई है, इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है कि पार्टीज़ के अंदर इस वक्त कोई भी बाई पार्टीजन इश्यूज़ के ऊपर या किसी भी मौजू के ऊपर जो है आपस में बैठ के बातचीत नहीं हो सकती। हालांकि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये बहुत बड़ा मसला बन गया है इंतखाबी इस्लाहात का। हर इलेक्शन पे लड़ाई हो रही है, पहले तो था ना नेशनल इलेक्शन, अब छोटे से छोटे इलेक्शन पे भी हो रही है, सेनेट के इलेक्शन पे भी हो गई, सेनेट के चेयरमैन पे भी लड़ाई हो गई, आगे बल्दियात पे जब भी करवाएंगे, अभी तो नहीं करवा रहे, उस पर भी लड़ाई नज़र आ रही है। तो ये मसले का हल निकालना हो क्या रहा है कि जिसको ज़रा सा एज मिलता है वो जो है ना चुप कर जाता है। इलेक्शन कमीशन का अगर उनके हक में दे दे नून लीग के, तो वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन बड़ा ज़बरदस्त है, जैसा कि डस्का में हुआ तो उसके बाद फिर जो है नेशनल असेंबली के उस पे आए, तो अब जो है जब उनको नहीं सूट करेगा वो भी अटैक कर देंगे। सो इलेक्शन कमीशन में मसाइल डेफिनेटली हैं, वहाँ भी इतनी ज़्यादा न्यूट्रलिटी नहीं दिखाई जा रही, और डायरेक्टली उसकी वजह ये है कि दो बीच में से अफराद जो हैं वो एक का ये इतफाक़ नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा नज़र आए कि पीटीआई के ख़िलाफ़ डस्का में भी और बाकी भी, ये इत्तेफाक नहीं है कि 2016 में जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुशावरत से आए थे, जज भी हैं, ऊपर से लीगल सेंस भी है उनको, और मुल्तान से हैं। ये भी इत्तेफाक है कि यूसुफ रजा गिलानी के अंदर इलेक्शन के हवाले से जो उनके बेटे की आई, तो उस पर वो थोड़ा सा, और दो जजेस हैं दोनों 2016 के हैं, तो वो उनकी इंक्लिनेशन नेचुरली ये होना तो नहीं चाहिए था, जब आप उस ओहदे पे बैठ जाते हैं तो आपको न्यूट्रल होना चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं रहा, क्लियरली डिवीजन नज़र आ रही है।